नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता के किस्से आज न सिर्फ यूरोप बल्कि विश्व के अनेक भागों में प्रचलित है, जिसने अपने अदम्य साहस, वीरता और रणकौशल से न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप के आसपास के कई देशों पर अपनी छाप छोड़ी। वीरता के पर्यायवाची माने जाने वाले इस योद्धा का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजेक्सो के कोर्सिया नामक आइलैंड पर हुआ था। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट तथा उनकी माता का नाम लेटिजिए रेमोलिनो था। वे एक कैथोलिक क्रिश्चियन थे। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता फ्रांस के राज दरबार में कोर्सिका का प्रतिनिधित्व करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें हथियारों से काफ़ी लगाव रहता था। उनकी माता लेटिसिया उन्हें हमेशा वीर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी और वो इन्हें बड़ी रुचि से सुनते थे। इन्हीं सब को देखते हुए उनके पिता कार्लो बोनापार्ट ने उनका नाम एक सैनिक स्कूल में लिखवा दिया, जहाँ से उन्होंने 16 साल की उम्र में 1785 ईस्वी में ग्रेजुएट किया। नेपोलियन बोनापार्ट के रणकौशलता तथा उनकी सैन्य प्रतिभा को देखते हुए फ्रांस में उन्हें राजकीय तोपखाने का सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। इन्हीं सब चीज़ों के बीच उनके पिता कार्लो बोनापार्ट 24 फरवरी 1785 ईस्वी को चल बसे, जिसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के 7 भाई और बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा उनकी रणकौशलता के कारण फ्रांस के बड़े बड़े नेताओं से उनकी पहचान बढ़ने लगी। इसके बाद साल आया 1789 का, जब पूरे फ्रांस में राजसत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और फ्रांस के राजसत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट को इस विद्रोही सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। अंततः फ्रांस की यह क्रांति सफल रही और फ्रांस में निरंकुश राजशाही का दौर समाप्त हो गया और एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इन सब चीज़ों से यूरोप के ऐसे देशों की चिंता बढ़ने लगी जहाँ पर राजशाही कायम थी, क्योंकि वहाँ के लोग भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संघर्ष करने लगे। इन्हीं सब चीज़ों के बीच सन 1792 ईस्वी में फ्रांस के टूलो शहर में फ्रांस में बने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया, जिसको दबाने की जिम्मेदारी नेपोलियन बोनापार्ट को दी गई, जिसे उन्होंने कुशलतापूर्वक दबाया। फिर आया साल 1793, जब इंग्लैंड ने फ्रांस के टाउलिन शहर पर कब्जा कर लिया, जिसे आज़ाद कराने की जिम्मेदारी नेपोलियन बोनापार्ट को सौंपी गई, जिसे उन्होंने अपने रणकौशल से आज़ाद भी करा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के सैन्य प्रतिभा तथा उनके वीरता भरे इन कामों से खुश होकर फ्रांस के बड़े अधिकारियों ने उन्हें फ्रांस की सेना का ब्रिगेडियर जनरल नियुक्त कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों के बीच नेपोलियन बोनापार्ट ने जोसेफिन नामक एक विधवा औरत से शादी की, लेकिन उनसे उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर साल 1796 ईस्वी में उन्होंने इटली के कई भागों को जीतकर वहाँ के बादशाह बन गए। नेपोलियन बोनापार्ट की वीरता भरे इन कामों से तथा उनके बेहतर व्यक्तित्व के कारण दिनों दिन उनकी लोकप्रियता फ्रांस में बुलंदियों पर पहुँच गई, जिससे चिंतित होकर फ्रांस के बड़े अधिकारियों ने उन्हें मिस्र में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। फिर आया साल 1799, जब नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल उस समय फ्रांस में बनी लोकतांत्रिक सरकार, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था, वह कमज़ोर और असहाय पड़ने लगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वापस से अराजकता वाली स्थिति बन गई। इस मुश्किल घड़ी में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्थिति को संभाला। उन्होंने अपनी कूटनीति तथा रणनीति के बलबूते फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया तथा प्रथम कौंसल के रूप में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया। उन्होंने फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठाए। उन्होंने फ्रांस में शिक्षा का प्रचार प्रसार कराया तथा फ्रांस के लोगों को
उनके बुनियादी अधिकार दिलवाए। देखते ही देखते नेपोलियन बोनापार्ट की लोकप्रियता फ्रांस के लोगों में तेजी से बढ़ने लगी। फिर साल 1804 ईस्वी में वे फ्रांस के सम्राट भी बन गए। सम्राट बनने के बाद से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया तथा उन्होंने फ्रांस के विस्तार पर भी ध्यान दिया। इस दौरान उन्होंने 1805 से 1811 ईस्वी की अवधि में हॉलैंड, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया को पराजित कर पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम किया। इसी बीच उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुई से शादी की, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम आगे चलकर नेपोलियन द्वितीय पड़ा। फिर साल आया 1812 ईस्वी का, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक नाकेबंदी के मुद्दे पर रूस पर चढ़ाई कर दी। इस दौरान नेपोलियन की सेना को अत्यधिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसका कारण उस समय रूस में पड़ रही भयंकर सर्दी थी। दरअसल जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला किया, उस समय रूस में भयंकर सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से रास्ते में नेपोलियन के असंख्य सैनिक ठंड से ठिठुर कर मर गए। नेपोलियन बोनापार्ट की बची खुची सेना रूस में पहुंचकर युद्ध तो जीत गई, लेकिन वहां पर सभी अनाज भंडारगृहों में आग लग चुकी थी, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट के सेना के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया। युद्ध के बाद वापस लौटते समय नेपोलियन की सेना के असंख्य सैनिक भूखमरी और पड़ रही भयंकर सर्दी की वजह से मौत के शिकार हो गए। इस युद्ध में हुई क्षति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि युद्ध लड़ते जाते वक्त नेपोलियन की सेना में करीब 6 लाख सैनिक थे, वहीं युद्ध कर आते वक्त सिर्फ 1 लाख सैनिक बचे। फिर साल 1815 को नेपोलियन ने अपने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था, जिसे वॉर ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में नेपोलियन की अकेली फ्रांसीसी सेना से हॉलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा की सेना भिड़ी थी। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई तथा नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना आइलैंड पर कैद कर दिया गया, जहां पर 1821 ईस्वी में 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से एक वीर, निडर और साहसी योद्धा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। नेपोलियन बोनापार्ट को उनके वीरता, साहस और रणकौशलता के कारण फ्रांस ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक भागों में याद किया जाता है तथा उनकी वीरता और रणकौशलता के अनेक किस्से कहानियाँ विश्व के अनेक भागों में प्रचलित है। अगर आपको हमारे नए YouTube चैनल RK यूनिवर्सल फैक्ट का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को भी लाइक कर दें।